प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर आपने बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुनिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जो अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। अरे साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हां, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, हो जाएंगे। लेकिन और देखिए, मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं हूं कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो
اس طرح کی جو ज्ञान ہے, جو ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं. मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहां मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहां पहुंची हूं. आप यकीन जानिए उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहां से आई हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूं. सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं. जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं. जो वेंडर्स थे लोकल, वहां पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको खत्म किया जा रहा है. क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं. पिछले साल, ये आप ही की बात, उसी जिले की बात कर रहा हूं जिस जिले की बात आप, बिल्कुल. पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे 1954 या 55 में उसी गोरखपुर जिले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए. ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में. वहां ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया. शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए लोग. ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है. कहा उनके पास गए, उनसे ये दरखास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं है, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया. तो ये कब हो रहा था? जब भी सरकार नहीं थी. हम इस तरह, जब आपके पास तारीखी पस मंजर नहीं होगा, मैं जो पहले बात आपसे कहा, जो कौम, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी. तो आरिफ साहब, कोई फर्क नजर नहीं आता आपको नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में? आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल सिर्फ एक मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए. शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए, किताब पे पाबंदी लगाई. मैं आपसे पूछता हूं, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए. यही मकसद होता है, यही होता है. 2 महीने किताब बैन हो गई. पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे. जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया. मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है. मैंने पूछा, अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं होगी? उनका जितनी चेक कहें उतनी. तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची. फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया. मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार्ट डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे. जवाब आया 15 दिन के बाद, जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई. तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है. पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में. और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल. आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया. एक मिनट,
उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके खिलाफ जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं हरगिज़ कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया, तो खुल के आप ही कह रहे हैं आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं, आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें यह नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन, जरा मौलाना आजाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आजाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे इज़्मेहलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हशाश बशाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत और इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाजा नहीं होता, जरा पढ़िए 46 का मौलाना का इंटरव्यू। मौलाना ने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में इस मुल्क में क्या असरात मुरत्तब होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने जो पेशन गोइयां की हैं वो सब सही साबित हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में वो सारी पेशन गोइयां सही साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म था, मैं क्या कह रहा हूं, आप सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूं, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्फाज है, मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूं कि क्या मैं ठीक समझ पा रही हूं आपकी बात, कि आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजोरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? आप लफ्ज माइनॉरिटी, वो रिएक्शन क्या है? मैंने माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूंगा नहीं। क्या आप उसको एकेडमिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया? मैं आपको दूसरा एक ही मिसाल देता हूं। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी, उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ, बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं, भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं है। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। मेरी पहचान होनी चाहिए, कुरान मुझे कहता है। हाँ, मैं मुझे एक चीज में कहना चाहता था आपसे, कि आपने कहा कि ये तो जो लोग इल्म, जिनके पास नॉलेज है, वो ये बातें जान। मेरे भाई, इस दीन में जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहां इल्म का हासिल करना पहले दिन फर्ज हुआ था, नमाज 11 साल बाद फर्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर जिन्हें उलमाए सू कहा गया है,
वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूं कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पर आइए। ये तारीख दूसरे मजाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तसव्वुर ही नहीं। कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहां कोई जिम्मी नहीं बनता, यहां किसी से जिजिया नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप हिंदू सुप्रीमेसी से आप इनकार कर रहे हैं। मैं ये जो तमाम जो नीतियां और राजनीति में नजर आ रही है। मैं एक बात जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजॉरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहां माइनॉरिटी में थे, 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। एक सेकेंड, मैं एक बात जानता हूं, फिर मैं आ रहा हूं कुरान की तरफ लौट के। वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान में वादा है वो लोग जो समाज का फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमान, ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर का भी देखिए, सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे, सर सैयद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है, राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद 8,000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं ये इस्लाम के लिए खतरा है, और इस पे अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पे पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे। तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की, जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। नहीं, तो ये तो 1857 के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज, अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करें। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फर्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फिलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेटरनेज मिला
हुआ है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको खतरा देवबंद से ज्यादा है, आपको खतरा नागपुर से मैंने नहीं तो है। ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर मैंने से नहीं कहा। तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। अगर आप समझना चाहें तो समझें। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहां से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे फिक्र इस बात हम की है। अटैक करेंगे दूसरे की नहीं, खुदगर्जी लेकिन पे, मुझे आरिफ हम साहब- अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आरिफ होती साहब हैं। मुझे समस्या इस बात से है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ का कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है, उसको सरकार का सानिध्य, सत्ता का साथ प्राप्त है। आप लड़िए, इस बात से इनकार मैं कह रहा हूं आप लड़िए उससे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने तो आपको बता दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। मैं तो ये जानता हूं, मेरे पास ना जरिया है उससे लड़ने का और ना वो लड़ाई मुझे फायदा पहुंचा सकती है। मुझे तो सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचा सकती है, अगर मैं समाज के लिए, जो मैंने कहा आपसे, व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, अगर मैं समाज के लिए फायदेमंद बन जाऊं तो ये मुल्क वो है जिस मुल्क में सत्य साईं बाबा जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान मां बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फायदा पहुंचा रहे, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया। इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए, लोग यहां तो भगवान का दर्जा दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान, पूरी एक फहरिस्त में सवालों की लेकर आई थी, उसमें से कोई भी सवाल जो है मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूं, लेकिन बहुत दिलचस्प ये बातचीत रही।